अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शहाबुद्दीन है। आज के इस लेक्चर में हम नाइन्थ बायोलॉजी के पहले चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर होने जा रहा है। चूँकि इस चैनल पर ये मेरा पहला लेक्चर रिकॉर्ड होने जा रहा है, इसीलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मैं खैबर पख्तूनख्वा के एक छोटे से गांव सब डिवीज़न दराजिंदा का रहने वाला हूँ, जो कि ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान में आता है। मैंने एमएससी ज़ूआलॉजी की हैं और इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी के लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे लेक्चर्स के ज़रिए बायोलॉजी के मुश्किल कंसेप्ट्स आसानी के साथ समझेंगे। अच्छा, तो चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम बायोलॉजी की तारीफ़ सीखेंगे, यानी बायोलॉजी की डेफिनीशन और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री या बैकग्राउंड भी देखेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट द ब्यूटी एंड फैसिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? क्या आप कभी इस दुनिया पर जितने भी जानदार हैं, क्या आपने उनको कभी आपने उनको देखकर आप हैरान हुए हैं? They are not only beautiful but also fascinating due to the variation in their size, shape, color, eating habits, habitats and more. यानी ये जो जानदार होते हैं ये न सिर्फ खूबसूरत होते हैं बल्कि बहुत ही दिलचस्प होते हैं। जब भी हम उनको देखते हैं तो हमारा ध्यान उनकी तरफ जाता है, क्योंकि इनमें मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, उनके मुख्तलिफ खूबसूरत कलर्स होते हैं। Human beings have always been interested in observing and studying living organisms. इंसान जो हैं बनीनू इंसान जो हैं ये हमेशा इन लिविंग थिंग्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, यानी जो सांस लेते हैं उनको स्टडी करने में बहुत ही इंसान ने दिलचस्पी दिखाई है। दिस इंटरेस्ट इन स्टडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेट्स बैक टू द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री। यानी ये जो दिलचस्पी हैं इन लिविंग थिंग्स को स्टडी करने में, इंसान की जो दिलचस्पी हैं ये अब से पैदा नहीं हुई है, ये अब चंद सालों में पैदा नहीं हुई है, बल्कि तब से पैदा हुई हैं जब से इंसान इस दुनिया पर आया है। तब से इंसान ने इन लिविंग थिंग्स में दिलचस्पी ज़ाहिर की हैं, वो उसको स्टडी करता है, उससे फ़ायदे हासिल करता है। अभी भी जितने जो साइंटिस्ट हैं उनको जब स्टडी करते हैं ये इंसानों के फ़ायदे के लिए और इस दुनिया के फ़ायदे के लिए उनको स्टडी कर रहे हैं, उन पर रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, तो इस यूनिट में हम बायोलॉजी की मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे, मुख्तलिफ़ उसके जो ब्रांचेस हैं उनको हम स्टडी करेंगे और साथ में हम बायोलॉजी की डेफिनीशन, उसकी तारीफ़ देखेंगे। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी ज़िंदगी की स्टडी का नाम है, यानी स्टडी ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी को स्टडी करने का नाम बायोलॉजी है। लिविंग थिंग्स को स्टडी करने का नाम बायोलॉजी है। यानी बायोलॉजी में हम क्या करते हैं? बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। जिस तरह आपके और साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह केमिस्ट्री हो गई, फ़िज़िक्स हो गए, वो क्या करते हैं ना, उसमें हम मैटर, उसमें हम मालिक्यूल्स वगैरह को स्टडी करते हैं। लेकिन बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, यानी जानदारों को हम स्टडी करते हैं। द टर्म बायोलॉजी इज़ डेराइव फ्राम टू ग्रीक वर्ड्स। यानी ये जो लफ्ज़ बायोलॉजी हैं ये यूनानी ज़बान से अख़ज़ किया गया है। यूनानी ज़बान के दो अल्फाजों से अख़ज़ किया गया है। बायो यानी मीनिंग लाइफ एंड लोगोज़ मीनिंग टू स्टडी। यानी बायोलॉजी दो अल्फाज से मिलकर बना है, बायो और लोगोज़। ये यूनानी ज़बान है, यानी ग्रीक वर्ड्स हैं और इसके मायने क्या हैं? यानी टू स्टडी लाइफ, बायो मीनिंग लाइफ यानी ज़िंदगी, एंड लोगोज़ मीन उसका मुताला करना, यानी टू स्टडी। तो इन सिंपली क्या है? यानी बायोलॉजी क्या है? टू स्टडी लाइफ। It was in 1736 that Carl Linnaeus, a Swedish scientist, first used the word biology. यानी
1736 में एक स्वीडिश साइंटिस्ट, स्वीडन के साइंसदान ने, जिसका नाम कार्ल लीनियस था, उसने पहली बार ये लफ्ज़ बायोलॉजी इस्तेमाल की थी, यानी बायोलॉजी का लफ्ज़ उसने पहली बार इस्तेमाल किया था। अच्छा, तो ये रही बायोलॉजी की सिंपल सी डेफिनीशन। यानी बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी या लिविंग थिंग्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने का नाम बायोलॉजी है। ये लफ्ज़ बायोलॉजी दो यूनानी अल्फाज से मिलकर बना है, बायो मीनिंग लाइफ एंड लोगोज मीनिंग टू स्टडी। अच्छा, तो अब हम देखते हैं बायोलॉजी के मेजर डिवीज़न्स, यानी उसके जो बड़े बड़े डिवीज़न्स हैं जिसके अंदर हम बायोलॉजी को स्टडी करते हैं। यानी बायोलॉजी को हमने 3 बड़े मेजर डिवीज़न्स में तकसीम किया हुआ है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी आसानी के लिए, क्योंकि इस दुनिया पर बहुत सारे लिविंग थिंग्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लिविंग थिंग्स हैं, और उन मुख्तलिफ़ लिविंग थिंग्स को स्टडी करने के लिए मुख्तलिफ़ डिवीज़न्स बनाए हैं। जिस तरह बॉटनी हो गई, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी बॉटनी में हम क्या स्टडी करते हैं? बॉटनी में हम प्लांट्स को, यानी पौधों को स्टडी करते हैं। ज़ूलॉजी, द स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी ज़ूलॉजी में इस वाले डिवीज़न में हम क्या स्टडी करते हैं? इस वाले में हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं, यानी जानवरों को स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज वायरसेस, बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई। माइक्रोबायोलॉजी, जो कि बायोलॉजी का तीसरा डिवीज़न है, इस वाले डिवीज़न में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, यानी खुर्दबीनी जानदारों को स्टडी करते हैं। खुर्दबीनी जानदार वो होते हैं जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, बल्कि माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। खुर्दबीनी जानदारों में जिस तरह वायरसेस आ गए, बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह आते हैं। तो ये बायोलॉजी के 3 बड़े डिवीज़न्स हो गए, यानी बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। यानी बायोलॉजी को हमने 3 बड़े डिवीज़न्स में तकसीम किया हुआ है, क्योंकि बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी में हम ज़िंदगी का मुताला करते हैं, लिविंग थिंग्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज़म तो एक जैसे नहीं होते हैं, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिज़म, यानी जो प्लांट्स में आते हैं, उनको अगर हम स्टडी करेंगे तो उसको हम बॉटनी कहेंगे। अगर वो लिविंग थिंग्स जो जानवरों के या एनिमल्स के हिस्से में आते हैं तो उस को हम ज़ूलॉजी कहेंगे। और वो लिविंग थिंग्स जो माइक्रोस्कोपिक हैं, जो छोटे छोटे हैं, जो खुली आंखों से नज़र नहीं आते हैं, तो उन लिविंग थिंग्स को हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करेंगे। अच्छा, तो अब हम बायोलॉजी के ब्रांचेस देख लेते हैं। यानी ये जो 3 बड़े बड़े डिवीज़न्स हैं बायोलॉजी के, इनको स्टडी करने के लिए, इन लिविंग थिंग्स को स्टडी करने के लिए, उनके मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स को स्टडी करने के लिए हमने बहुत सारे ब्रांचेस बनाए हैं बायोलॉजी में, बहुत सारे शाखे बनाए हैं, और इन मुख्तलिफ़ शाखों में हम इन एनिमल्स के मुख्तलिफ़ हिस्सों को, उसके मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं। अच्छा, तो वो ब्रांचेस कौन कौन से हैं? वो मार्फोलॉजी, एनाटमी, हिस्टोलॉजी, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस आपके बुक में दिए गए हैं। तो चलिए अब हम एक एक ब्रांच को देखते हैं। अच्छा, तो पहला है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी बायोलॉजी के इस ब्रांच में हम एनिमल का बैरूनी जो उसका जो शक्ल होता है, शक्ल व सूरत होता है, उसको स्टडी करते हैं। मार्फोलॉजी में हम यानी एनिमल का शक्ल व सूरत स्टडी करते हैं। दूसरा ब्रांच है एनाटमी। एनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिज़म। यानी बायोलॉजी के इस वाले ब्रांच में, यानी एनाटमी में, हम जानदारों का अंदरूनी स्ट्रक्चर यानी इंटरनल स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं। यानी किसी जानदार के अंदरूनी, बैरूनी वाले को हमने मार्फोलॉजी का नाम दिया था जब हम उसके बैरूनी स्ट्रक्चर को देखेंगे, यानी उस बाहर से वो किस तरह दिखता है, उसका शक्ल व सूरत कैसा है। लेकिन अंदरूनी जो स्ट्रक्चर हैं, यानी उसके जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ़ आज़ा हैं, दिल हो गया, फेफड़े हो गए, गुर्दे हो गए, उनको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम एनाटमी कहते हैं। यानी इस वाले ब्रांच को हम एनाटमी कहते हैं। हिस्टोलॉजी।
Histology is the study of composition, structure and functions of plants and animal tissues. Histology میں ہم پلانٹس یعنی پودوں اور جانوروں کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں، یعنی ٹیشوز آپ نے اسٹڈی کیے ہوں گے کہ ٹیشوز کیا ہیں، یعنی جب ایک جیسے سیل اکٹھے ہو کر کوئی خاص کام سر انجام دیتے ہیں تو اس کو ہم ٹیشو کہتے ہیں. انسان میں، لیونگ تھنگز میں، چاہے وہ پلانٹس ہو گئے چاہے وہ اینیملز ہو گئے، اس میں مختلف قسم کے ٹیشوز موجود ہوتے ہیں، جیسے ایپیتھیلیل ٹیشوز، کنیکٹیو، مسکولر، نیورل ٹیشوز. تو جب ہم ان ٹیشوز کو اسٹڈی کریں گے تو اس کو ہم ہسٹالوجی کہتے ہیں. چوتھا ہے فزیالوجی. Physiology deals with the function of different parts of organisms and the activities occurring in them. یعنی فزیالوجی میں کسی آرگینزمس کے ہم جو مختلف حصے ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندرونی حصے جس طرح دل ہو گیا، گردے ہو گئے، پھیپھڑے ہو گئے، جس کو ہم اناٹمی کہتے ہیں، وہ کیسے کام کرتے ہیں. جب ہم اس کے فنکشن کے لیول پر ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم فزیالوجی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم صرف اسٹرکچر کے لیول پر اسٹڈی کریں گے کہ مطلب دل اس کے اس سائڈ پہ ہیں، اس طرح گردے ہیں، اس طرح مطلب اس کا برین ہے، مختلف اس کے آرگنز ہوتے ہیں، جب ہم اس کو ایسے اسٹڈی کریں گے تو اس کو ہم اناٹمی کہیں گے. لیکن جب ہم یہ اسٹڈی کریں گے کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرتے ہیں، مختلف آرگنز ٹوگیدر یعنی اکٹھے کام کرتے ہیں، تو اس برانچ کو ہم فزیالوجی کہیں گے. اچھا، ایمبریالوجی ڈیل ود دا ایمبریو اینڈ فینامنا انوالوڈ ان دا فارمیشن آف ایمبریو اینڈ اٹس ڈیولپمنٹ انٹو اے نیو آرگینزمس. ایمبریالوجی میں اس والے برانچ میں ہم ایمبریو کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ ایمبریو کیسے بنتی ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس ایمبریو سے پورا آرگینزم، پورا جاندار کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے. تو ایمبریو کی اسٹڈی کو ہم ایمبریالوجی کہتے ہیں. اور ایمبریو کیا ہے؟ یعنی ایمبریو کسی جاندار کا جو انیشیل سٹیج ہوتا ہے، جو پہلا سٹیج ہوتا ہے، جس سے ایک پورا جاندار پھر بعد میں جا کر بنتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایمبریو کسی جس طرح انسانوں میں ماں کے اندر یعنی ماں کے پیٹ کے اندر وہ ایمبریو بن جاتی ہیں، پھر اس سے ایک پورا بچہ کریٹ ہوتا ہے، پھر وہ بچہ بڑا ہو کر ایک ایڈلٹ میں منتقل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح پورے جو لیونگ تھنگس ہیں ان کی ایمبریو ہوتی ہیں، پھر اسی ایمبریو سے جو کہ انیشیل سٹیج ہوتا ہے، پہلا سٹیج ہوتا ہے، اسے ایک پورا کا پورا لیونگ تھنگ بن جاتا ہے. تو ایمبریو کی اسٹڈی کو ہم ایمبریالوجی کہتے ہیں. اچھا، ٹیکزانومی از دا اسٹڈی آف کلاسیفیکیشن آف آرگینزمس اینڈ دیئر سائنٹیفک نیمنگ. یعنی بایولوجی کے اس والے برانچ میں جس کو ہم ٹیکزانومی کہتے ہیں، اس میں ہم کسی آرگینزمس کی، لیونگ تھنگس کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، یعنی ان کو ہم مختلف گروپس میں رکھتے ہیں اور ان کو ہم سائنٹیفک نام دیتے ہیں. اس دنیا پر بہت سارے لیونگ تھنگز موجود ہیں، تقریباً 17 لاکھ سے بھی زیادہ ڈسکور کیے گئے لیونگ تھنگز ہیں اس دنیا پر، اور یہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم نے ان کو مختلف گروپس میں رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ یہ میمل ہو گئے، یہ ریپٹائلز ہیں، یہ فشز ہیں ایکسیٹرا. تو جب ہم لیونگ تھنگز کو کلاسیفائی کرتے ہیں، یعنی ان کو مختلف گروپس میں رکھتے ہیں، ان کی درجہ بندی کرتے ہیں اور ان کو سائنٹیفک نام دیتے ہیں، تو اس والے برانچ کو ہم ٹیکزانومی کہتے ہیں. سیل بایولوجی اور سائٹالوجی از دا اسٹڈی آف سیلز اینڈ دیئر آرگنیلز. سیل بایولوجی میں ہم سیلز کو اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی جو کسی لیونگ تھنگس کا جو بیسک یونٹ ہوتا ہے، بنیادی جو یونٹ ہیں، وہ سیل ہوتا ہے. ایک سیل سے پورا کا پورا آرگینزم بنتا ہے. ٹھیک ہے. یا وہ آرگینزم ایک سیل پر مشتمل ہوگا یا بہت سارے سیلز پر مشتمل ہوگا. تو سیلز کی اسٹڈی کو ہم سیل
बायोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी और सेल बायोलॉजी में फ़र्क ये है कि हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ को स्टडी करते थे, यानी जब एक जैसे सेल्स, बहुत सारे एक जैसे सेल्स मिलकर एक ख़ास काम सरंजाम देते हैं तो उसको हमने हिस्टोलॉजी कहा था। लेकिन सेल के लेवल पर जब हम उसको सेल को स्टडी करेंगे तो हम उसको सेल बायोलॉजी कहते हैं या साइटोलॉजी कहते हैं। Paleontology is the study of fossils of past organisms. Paleontology ये बायोलॉजी का वो शाख हैं जिसमें हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, पुराने यानी पास्ट ऑर्गेनिज़म्स को जो इस दुनिया पर पहले मौजूद थे और अब नहीं हैं। तो उन फॉसिल्स को यानी उन रकास को, जो उर्दू में जिसको रकास कहते हैं, उनको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम पेलियोंटोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ प्लांट्स फॉसिल्स इज़ कॉल्ड पेलियोबॉटनी एंड द स्टडी ऑफ एनिमल्स फॉसिल इज़ कॉल्ड पेलियोजोलॉजी। यानी प्लांट के फॉसिल को, प्लांट्स यानी पौधों के फॉसिल को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम पेलियोबॉटनी कहते हैं, और जब हम किसी जानवर के फॉसिल को स्टडी करते हैं या जब हम किसी एनिमल के फॉसिल को स्टडी करते हैं तो उसको हम पेलियोजोलॉजी कहते हैं। तो जिस तरह ये एक डायनासोर हैं, डायनासोर का फॉसिल है, जब हम इन फॉसिल्स को स्टडी करते हैं तो उसको हम पेलियोंटोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी जितने भी इंसेक्ट्स हैं, यानी जो कीड़े मकोड़े हैं, इनको जब हम स्टडी करते हैं, हशरात हो गए, तो उनको जब हम स्टडी करते हैं उसको हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। इंसेक्ट्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को, उस ब्रांच को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक्स, इट डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, यानी इस वाले ब्रांच में, बायोलॉजी की इस वाले ब्रांच में हम क्या करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, उन करेक्टर्स को स्टडी करते हैं, उन खसूसियात को स्टडी करते हैं जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होते, ठीक है। और वो खसूसियात किस शक्ल में उस बच्चे में मुंतकिल होते हैं, जीन्स के शक्ल में, डीएनए के शक्ल में मुंतकिल होते हैं। यानी वो जो करेक्टर्स हैं जो वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं वो डीएनए के ज़रिए मुंतकिल होते हैं। तो जेनेटिक्स में हम असल में क्या स्टडी करते हैं, यानी उन खसूसियात को स्टडी करते हैं, उन करेक्टर्स को स्टडी करते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स यानी बच्चे, यानी वालिदैन से बच्चों में जो खसूसियात मुंतकिल होते हैं यानी ट्रांसमिट होते हैं, उन खसूसियात को स्टडी करने का नाम जेनेटिक्स हैं। और वो खसूसियात किस शक्ल में मुंतकिल होते हैं, डीएनए के फॉर्म में, यानी पेरेंट्स का डीएनए ऑफस्प्रिंग्स में मुंतकिल होगा। तो जब हम डीएनए उसके ऊपर जो जीन्स होते हैं उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। अच्छा, तो ये रहा आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने बायोलॉजी की तारीफ़ देखी, बायोलॉजी की डेफिनीशन देखी, और उसके साथ साथ बायोलॉजी के जो 3 बड़े डिविजन्स थे, यानी बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, वो हमने स्टडी किया। और उसके अलावा हमने बायोलॉजी के जो ब्रांचेस थे वो हमने स्टडी किए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसको शार्ट बनाने की। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।